देखो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज मैनेजिंग नेटवर्किंग। मैनेजिंग नेटवर्क। एंड इस चैप्टर में हम थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में देखने वाले हैं। मीन्स व्हाट इज नेटवर्क एंड हाउ दिस वर्क। सो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। टीसीपी आईपी मॉडल सुना है इस मॉडल के बारे में कुछ? हाँ तो क्या? सर, इसमें 5 लेयर होती हैं और जिनका नेमिंग होती है। हम्म, यूज कहाँ होता है? तो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक। जैसे इंटरनेट के लिए। ठीक, तो देखो टीसीपी आईपी मॉडल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैसे इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो ये वर्क क्या करता है, तो अगर हम इसकी लिए पीछे जाए थोड़ा सा, तो अगर हम बात करें इसकी तो बिफोर 1970। ठीक है, हाँ यानी सर, ये सिंपल वर्ड्स में बताएं तो फिर दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इसको यूज करते कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर बिफोर अगर हम 1970 से पहले की बात करें तो उस टाइम तक जो यूज होता था मार्केट के अंदर, यानी 1970 हम ये भी कह सकते हैं 1980 तक लगभग तो है। आपको किस तरीके से जो नेटवर्क थे वो काम करते थे, आपके पास उस टाइम पे मार्केट के अंदर सिर्फ दो कंपनियां थी, जिसमें एक आपको हैं। एचपी था आईबीएम। एंड दूसरा जो है वो आईबीएम था। ठीक है, और कोई कंपनी नहीं थी उस समय, तो एचपी और आईबीएम काम करते थे। एंड उस समय ऐसा कोई भी मॉडल मार्केट के अंदर नहीं था जो कि नेटवर्किंग को डिफाइन करता हो या जो कि ये बताता हो कि आपस में नेटवर्क कैसे बनाना। तो एचपी जो अपने डिवाइसेस बनाते थे उसके अंदर जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट यूज करते थे लाइक एनआईसी, वाईफाई, एनआईसी, उसमें क्या करते थे वो अपने मॉडल के अकॉर्डिंग बनाते थे। आईबीएम अपने मॉडल के अकॉर्डिंग बनाता था। जिस वजह से प्रॉब्लम क्या आता था, एचपी के सारे सिस्टम में कॉमन मॉडल होने की वजह से वो आपस में करेक्शन बना पाते। बट जब भी अगर उन्हें आईबीएम के साथ यानी डिफर मॉडल के साथ में कनेक्ट किया जाता था वो कनेक्शन नहीं बना पाते। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये आने लगी कि वैसे तो ठीक है, एक कंपनी ने एक ही तरीके की मान लो सिस्टम लगा लिए, दैट्स ओके। बट कंपनीज को जब क्या करना होता था, ओवर द इंटरनेट जाना था, यानी कि उन्हें क्या अपने नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेशन करना है। तो ये गारंटी नहीं होता था कि क्या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी उन्होंने सेम कंपनी की डिवाइसेस लगाई हैं। हो सकता है सामने वाले ने आईबीएम लगाया, तो अब ये आपके कहने पे ऐसा तो है नहीं कि वो आईबीएम सारे हटा दे एचपी लगा ले, या फिर उनके कहने पे आप अपने एचपी हटा के आईबीएम लगा लो। तो ये प्रॉब्लम उस समय काफी आने लगी। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या है, इस पे अलग अलग रिसर्च चले कि कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा कॉमन मॉडल हमें बनाया जाना चाहिए जिसका यूज करके जो है हम वहां पर क्या कर पाए कि आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाए। और ये प्रॉब्लम कंपनीज में तो रहती रहती थी, लेकिन मोस्टली आपके क्या है जो आपके आर्मी बेस वगैरह होते थे, यानी जो डिफेंस एजेंसीज होती थी वहां भी रहती थी। तो सबसे पहली बार जो डेवलप किया गया था वो आपको 1983 में किसने डेवलप किया था? इसे डेवलप किया था डारपा ने। डारपा। डारपा मीन्स डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी। ये क्या थे? ये आपके यूएस की जो है वो एक आर्मी बेस था। यूएस का जो है एक आर्मी बेस था ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आर्मी बेस को जोड़ने के लिए, मतलब एक आर्मी बेस से दूसरे आर्मी बेस तक कनेक्शन बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क डेवलप किया जिसमें इन्होंने दो आर्मी के जो बेस होते थे उन्हें आपस में जोड़ा। एंड उस नेटवर्क का जो नाम दिया गया था वो आरपा दिया गया था। आरपा नेट। आरपा नेट। आरपा नेट मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डिफेंस एडवांस, मैंने यहाँ रिसर्च नहीं लिखा था, यहाँ रिसर्च भी लिखना है। रिसर्च। ठीक, तो इसका क्या होता था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
तो इन्होंने ये सबसे पहला नेटवर्क बनाया था 1983 में। यानी कि आपका जो 1983 में बना था, तो आपकी जो टीसीपी/आईपी मॉडल है इसकी स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। क्योंकि इसी को क्या था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रैक्टिकली मॉडल तो बना दिया, बट कभी भी इन्होंने उसकी जो थ्योरी है उसे कहीं भी नहीं बनाया। यानी उन्होंने प्रैक्टिकल तो किया, बट उसकी थ्योरी कहीं भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने जो है डॉक्यूमेंट्स लिखे हों या हमने इस तरीके से नेटवर्क बना। उस पे क्या है, अलग अलग जो सर मैंने उल्टा पढ़ा था। क्या पड़ा था। हम्म। मैंने ये पढ़ा था कि इसकी मतलब थ्योरी थी, लेकिन इसका जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना नहीं आता था। हम्म। नहीं, ये आपने अगर पढ़ा है तो गलत पढ़ा है इसमें। आप इसके ऑफिशियल अगर निकालते हो तो वहां देखना कभी ऑफिशियल में, उसमें क्या दिखाया गया है, ये चीज है कि इन्होंने क्या था, इन्होंने सिर्फ नहीं, प्रैक्टिकल अच्छा, किया। वो इसका था कि नेटवर्क, वो कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे करें। हाँ सर, ठीक है। या तो ओएसआई का पढ़ा होगा। नहीं, वो उसकी थ्योरी उसकी थी कि मतलब जब पहली बार इसका थॉट आया था कि कंप्यूटर को, दो कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे करें, हम्म। तो उसका ये उसकी केवल थ्योरी बना पाए थे, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हाँ, नहीं समझ में आया था कि वो चीज कैसे हो करेंगे। सकता है, वो हो सकता 1960s में हुआ था वो। है। बट इसका जो हुआ था टीसीपी/आईपी का, तो ये क्या था, इन्होंने पहली बार इंप्लीमेंट करके तो छोड़ दिया था, प्रैक्टिकल किया था इन्होंने, बट इसकी थ्योरी अवेलेबल नहीं थी। फिर थ्योरी किसने अवेलेबल करवाई, जो बाकी की एक तरीके से जो कंप्यूटर रिसर्चर थे, जो एक तरीके कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहे थे, नेटवर्क पर रिसर्च कर रहे थे, उन सब ने क्या किया, इसी चीजों को जो है, जैसे इन लोगों से बात किया कि आपने नेटवर्क बनाया, किस तरीके से बनाया, जितना ये लोग अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर पाते थे, उस बेस पे इन्होंने जो है इसके डॉक्यूमेंट्स यानी इस मॉडल को क्रिएट किया, इस चीज को। और उस मॉडल को पूरा नाम दिया गया टीसीपी/आईपी मॉडल। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल मॉडल है, आज भी काम करता है, बट हाँ समझने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस चीज को, जैसे ही कि मैं अभी आपको अगर किसी चीज के बारे में बताऊं कि मैंने नेटवर्क कैसे बनाया, तो आप क्या है, वो चीजें सुन के आप उसे लिख तो सकते हो, बट आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं लिख सकते हो। तो अगर मैंने किया है, अगर मैं वो चीज लिखता हूं तो मैं आपसे ज्यादा बेस्ट लिख सकता हूँ। वो चीज मैंने की है, मुझे उसके अंदर की एक एक चीज पता है। वहां पे अगर एक लाइट भी ब्लिंक कर रहा है तो मुझे वो भी पता है कि वहां ब्लिंक किया था। बट आपको क्या है, मैंने जितने वर्ड बोले सिर्फ उतने पता है, यानी आप उतना ज्यादा डीप में वो चीज में नहीं क्लियर कर सकते। तो टीसीपी/आईपी मॉडल क्या है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ये क्लियरिटी में नहीं है, यानी अगर कोई बिगिनर इसे समझता है तो उसके लिए बेस्ट नहीं है। इसी पे क्या था, इसी के साथ में जो टीसीपी/आईपी के साथ में क्या है, यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इन्होंने देखा कि अच्छा नेटवर्क बन चुका है, तो हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि नेटवर्क अभी जो बना था वो सिर्फ हाँ इस आर्मी बेस तक ही लिमिटेड था, ये अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आता, मतलब बाकी सारे जो वेंडर्स थे उन्होंने अपने डिवाइसेस में इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो अब हमें ऐसा चाहिए था कि मार्केट में भी इंप्लीमेंट हो, जिससे और ज्यादा नेटवर्क को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए क्या किया, आईएसओ ने इस पे काम स्टार्ट किया, और आईएसओ ने जो है 1984 में, यानी इस प्रोजेक्ट के आफ्टर 1 ईयर जो है, इन्होंने एक अपना मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस मॉडल में इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि जो एक एक चीज, एक एक पॉइंट को जो है ये बता सके, और जितना क्लियरली बता सके, तो वो सारी चीजों ने यहाँ पर डिफाइन किया। वैसे इन्होंने 7 लेयर के अंदर डिफाइन किया था, यानी 7 लेयर के 7 हाँ स्टेप्स में इन्होंने बताया था कि कैसे आपका एक सोर्स कंप्यूटर एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन बना सकता है, किस किस लेयर पे, किस किस हार्डवेयर पे या किस किस सॉफ्टवेयर पे, मतलब कन्वर्टेड करते हुए आपके डेटा को पहुंचाया जाए। अब इनका सीधा सा ये था, इन्होंने कभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया था आईएसओ ने, इन्होंने सिर्फ उसकी थ्योरी लिखी थी। सो एक्चुअल में क्या थ्योरी लिखी थी, ठीक है, इन्होंने अच्छी लिखी थी, काफी अच्छी थ्योरी है, बिगिनर लेवल पे वैसा ही सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी अगर कभी कोई नेटवर्किंग की स्टार्टिंग कर रहा है तो ओएसआई उसके लिए बहुत बेस्ट है, राइट। बट अगर वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली, तो टीसीपी/आईपी जो है प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है। अब टीसीपी/आईपी के अंदर जो चीजें डिफाइन की गई थी, जो रिसर्चर ने डिफाइन किया, तो वही चीजें हमने कहा ना कि इसमें 7 लेयर है, दैट मीन 7 लेयर है, तो इसे सिर्फ डिफाइन करने वाला एक है आईएसओ। लेकिन यहाँ पर जो टीसीपी/आईपी है, इसे एग्जैक्ट किसी ने डिफाइन नहीं किया, इसे अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग
तरीके से डिफाइन किया है, पर चीजें लगभग सिमिलर है। बट कुछ राइटर कहते हैं कि इसमें 4 लेयर है, कुछ राइटर ने जो यहाँ डिफाइन किया है वो इसे 4 लेयर में डिफाइन किया है। क्या हुआ? 4 लेयर में, 4 लेयर में डिफाइन किया। एंड कुछ राइटर कहते हैं कि ये 5 लेयर में डिफाइन। ठीक, चीज सेम ही है। जो 4 लेयर में कहते हैं वो फर्स्ट लेयर के अंदर 2 लेयर को डिफाइन करते हैं, यानी सब लेयर बना देते हैं, और तब जाके वो 5 होती है। जो 5 लेयर करते हैं वो सब लेयर ना बना के मेन लेयर में ही 5 लेयर को डिफाइन कर देते हैं। तो एट द एंड में अगर देखें तो ठीक है, लेयर लगभग सेम ही होती है, लेकिन हाँ, थ्योरी लिखने का तरीका थोड़ा सा दोनों में बदल जाता है। ठीक, तो ये इन दोनों में एक तरीके डिफरेंस था कि इन दोनों की स्टार्टिंग हुई। अच्छा, इतना क्लियर था जो अभी हमने देखा कि हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी? हाँ सर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपको डिफाइन की गई है वो मोस्टली आपकी कौन सी लेयर यहाँ पर डिफाइन की गई है? अगर हम 4 लेयर की बात करें, 4 लेयर, क्योंकि मोस्टली जो कॉन्सेप्ट कहते हैं वो सबसे ज्यादा 4 लेयर के लिए कहते हैं, कुछ 5 लेयर के लिए कहते हैं। जिसमें से आपकी जो सबसे फर्स्ट लेयर थी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल है इसकी स्टार्टिंग जो है वो लोअर टू अपर होती है। सो फर्स्ट लेयर इज नेटवर्क एक्सेस लेयर, and second layer is internet layer, and third layer is host to host layer, and also known as transport layer, and first layer is application layer. एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल 4 लेयर डिफाइन की गई है। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी सबसे पहली जो लेयर है वो है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। इस नेटवर्क एक्सेस लेयर में जो है कुछ जगह पर जो है इसके अंदर 2 सब लेयर डिफाइन की गई है, जिसमें आपकी जो एक सब लेयर आती है दैट इज फिजिकल सब लेयर, एंड एक जो आती है दैट इज मैक सब लेयर। एंड यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें नेटवर्क एक्सेस लेयर की, तो नेटवर्क एक्सेस लेयर का जो मेन काम है वो क्या है, इसे नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। एंड यहाँ पर जो है आपको जो रिस्पॉन्सिबल रहता है ये वो किसके रहता है, आपके नेटवर्क मीडियम में पैकेट को सेंड करने के लिए। नेटवर्क मीडियम का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो है वो डील करता है आपकी लैन टेक्नोलॉजी, लैन टेक्नोलॉजी एंड आपकी जो वैन टेक्नोलॉजी, वैन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में लैन टेक्नोलॉजी मीन्स क्या है यहाँ पर, जैसे आप अपना जो लैन नेटवर्क बनाते हो उस लैन नेटवर्क में क्या आप ईथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। ईथरनेट टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, उसके अंदर आप जो केबल लगा रहे हो, आप जो कनेक्टर लगा रहे हो, जो आप डिवाइसेस लगा रहे हो, जो आपके पोर्ट है आपके सिस्टम के अंदर, वो सारे क्या ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर में आप। एंड इसके अलावा आपको जो भी आप स्विच लगा रहे हो, यानी आप जो एक लैब तैयार करने के लिए जितना भी सेटअप लगाते हो, तो वो इस समय जो भी आप सेटअप लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड ईथरनेट टेक्नोलॉजी, राइट। एंड वैन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि वैन में यानी इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हम जो भी डिवाइसेस का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अगर सपोज मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में हमारे पास मोबाइल डिवाइस के अंदर क्या है, उसकी एनआईसी है जो कि आपका कनेक्शन बना पाता है, आपका जो भी नियर बाई सेल टावर है, यानी जो भी सेल टावर आपका लगा हुआ है उसके साथ में कनेक्शन बनाता है। उस सेल टावर के ऊपर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, उसके स्विच, राउटर, उसका बीटीएस बॉक्स एंड और भी कई चीजें होती हैं, उन सब के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, एंड वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करके सेकंड टावर पर ट्रांसफर करता है, एंड देन थर्ड टावर, इस तरीके से आपस में कनेक्शन बनाते हुए आपका जो भी डेस्टिनेशन पाथ है, यानी सपोज अगर आप इंटरनेट का यूज करके बरेली से दिल्ली के लिए कुछ मैसेज कर रहे हो, तो दिल्ली तक जाने के लिए जो भी टावर रिक्वायर्ड है उन सबके पास आपकी वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसफर करेगा।
एंड एट द एंड में क्या होगा कि वो आपके दिल्ली के सेल टावर के थ्रू आपकी जो रिसीविंग डिवाइस है उसके पास में पहुंच जाएगा। तो वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कहलाती है, वैन टेक्नोलॉजी। जिसमें हमने देखा कि लैन टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दैट इज ईथरनेट टेक्नोलॉजी। एंड जो वैन टेक्नोलॉजी है उसमें जो लेटेस्ट है दैट इज नोन एज एटीएम टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये टेक्नोलॉजीज के नाम है जो कि इस समय यूज में आ रही है। तो ये सारी किस पे यूज होती है, आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर पे। इसके बाद जो आपका इंटरनेट लेयर आता है, इंटरनेट लेयर पे यहाँ पे क्या होता है, तो ये लेयर जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो आपके पैकेट, जो डेटा पैकेट है उन्हें रिसीव करने एंड उसे राउटिंग कराने के लिए यूज होता है। इसका जो यूज है इंटरनेट लेयर का, सो कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए होता है राउटिंग के लिए, राउटिंग एंड वी कैन से ऑल्सो इंटरनेट वर्किंग, इंटरनेट वर्किंग। राउटिंग मीन्स क्या है आपको, राउटिंग मीन्स टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ इन नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। यानी आप नेटवर्क के अंदर क्या कर रहे हो, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर रहे हो। सपोज मुझे बरेली से दिल्ली के लिए जो है वो अपना डेटा ट्रांसफर करना था। तो बरेली से दिल्ली के लिए जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कई रास्ते हैं। बरेली से दिल्ली के लिए ट्रांसफर करने आपके बहुत सारे ऐसे सेल टावर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग रूट से जा रहे हैं। यानी आप इसके लिए अलग अलग रूट से भी भेज सकते हो, बट आपका जो डिवाइसेस जो लगी हुई है, जो आपके नेटवर्क का राउटर है या उसके आगे जो आपके सेल टावर के राउटर है, आपका जो आईएसपी है उसके राउटर है, वो सारी चीजें क्या करती है, ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अगर दिल्ली के उस लोकेशन तक पहुंचना है तो मेरा नियर बाई सेल टावर कौन सा होगा, यानी मैं किस पाथ का सिलेक्शन करूं तो मैं सबसे जल्दी डेटा को पहुंचा पाऊं। सो दैट इज कॉल्ड राउटिंग। तो वो किस पे डिफाइन कर होता है, आपके राउटर के ऊपर। तो ये सिलेक्शन वो करता है कि उसे कौन कौन से राउटर से कनेक्शन बनाना है, किस किस सेल टावर से होते हुए जो है आपके डेस्टिनेशन पाथ तक पहुंचना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेट जो लेयर है वो आपके डेटा पैकेट को डिलीवर करवाती है, यानी कि उसने पता लगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है एंड उसका जो नियर बाई, यानी हमारा नियर बाई राउटर सपोज हमारे घर पे लगा एंड उस डिवाइस का नियर बाई राउटर उसके घर पे लगा होगा, तो वहां से वहां तक का पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, आपकी इस इंटरनेट लेयर की है। यहाँ पर आपको जो है जो प्रोटोकॉल काम करते हैं, वो प्रोटोकॉल कौन कौन से काम करते हैं आपके, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोटोकॉल यहाँ पे आईपी करता है, जो इंटरनेट लेयर पे आईपी, ईआरपी एंड आईसीएमपी एंड आईजीएमपी। ठीक, ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। अच्छा, इन प्रोटोकॉल का नाम सुना है? सर ऊपर दोनों का सुन, तीन का सुना है, ये आईजीएमपी नहीं सुना। ओके, ठीक है। तो इन शॉर्ट बताता हूँ, आईपी मतलब क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी दो डिवाइसेस को आप कनेक्ट करवाते हो तो उन दो डिवाइसेस के बीच में जो उनका लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स क्या है कि उनका जो कनेक्शन, एक आईडी स्टैब्लिश होती है उस नेटवर्क के अंदर, जो उनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश होती है, जब वो किसके जरिए होती है, आपकी आईपी प्रोटोकॉल के जरिए। यानी आईपी क्या करता है कि सपोज दो डिवाइसेस हैं, एक सिस्टम का आईपी कुछ और है, दूसरे सिस्टम का कुछ और है, तो दोनों की क्या है, वो उस नेटवर्क के अंदर जो है वो आइडेंटिटी है एंड वो किसके लिए यूज हो रही है, जब दोनों आपस में कनेक्शन बना रहे हैं तो उसके लिए। राइट, एआरपी का यूज क्या होता है, आपके मैक एड्रेस को आपके आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। कि सपोज मेरे लैपटॉप में इस समय इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, तो मेरा जो लैपटॉप है उस पर जो इंटरनेट चल रहा है उसके लिए मुझे एक आईपी मिला हुआ है, बट वो आईपी मेरे लैपटॉप पे किस आईडी के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो मेरा मैक एड्रेस है, मेरी एनआईसी। राइट, तो जैसे आप सुनते हो कि आपका सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो तो आपका जो नाम है दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस। एंड आप वहां पर जब जाते हो तो आपकी उस नेटवर्क के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, आपका रोल नंबर। तो वो क्या है, वो आपका आईपी एड्रेस है वहां पे। तो हमेशा जब भी आपका आईपी एड्रेस, यानी आपको रोल नंबर वहां मिला है, बट रोल नंबर की वैल्यू कब है, जब वो किसी फिजिकल एड्रेस के साथ कनेक्टेड हो, आपके नाम के साथ। तो सिर्फ रोल नंबर है तो उससे आपको नहीं पहचाना जा सकता। तो आपकी क्या एक फिजिकल आइडेंटिटी होगी जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी। सो दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस। राइट, सो यहाँ पे क्या है, आपका मैक एड्रेस आपके सिस्टम की आइडेंटिटी है जिसके साथ आप जब भी आईपी असाइन करते हो ना, तो वो आईपी आपस में कन्वर्टेड होते हैं। तो हमेशा आईपी भी किसके साथ में काम करता है, मैक के इन बैकएंड।
तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवाने का, मैप करवाने का काम कौन करता है यहाँ पे? ईआरपी प्रोटोकॉल। इसके बाद यहाँ पे आईसीएमपी। आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है जब आप कभी, अगर आपने पिंग कराया हो, पिंग कराया है कभी? वीडियो देखिए सर पिंग करने की। पिंग करने वीडियो पे पिंग का यूज क्या होता है? ये आप इससे चेक करते हो कि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई है किसी भी लाइक डिवाइस के साथ में। जैसे सपोज मुझे मान लो अगर कोई डिवाइस है मेरे पास, दूसरा सिस्टम है, मुझे उसका आईपी पता है और मुझे चेक करना है क्या वो मेरे साथ कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क के अंदर, यानी उसकी जो भी वहां पर रूल्स है वो सारे क्या फॉलो हो रहे हैं, लाइक सेम नेटवर्क होना चाहिए तो सेम नेटवर्क है या नहीं, उसका कोई ऐसी सिक्योरिटी तो अप्लाई नहीं है जिससे मेरा उसके साथ कनेक्शन ना बन पाए। तो मैं क्या करूंगा? वो पिंग करूँ। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या करना है, सपोज आप एक क्लास के अंदर हो, मैं भी वहां पे अवेलेबल हूं, अब मुझे ये चेक करना है कि आप वहां अवेलेबल हो या नहीं। तो मैं क्या करता हूं? मैं अटेंडेंस लगा रहा हूं। मैंने आपसे बोला उत्कर्ष आर यू देयर, तो आप क्या करोगे? यस सर आई एम हियर। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो मैंने आपसे यहां से बोला, तो मैंने आपसे जो भी एक तरीके से हेलो भेजा, तो वो हेलो क्या है मेरा? यहां से मैंने पिंग किया आपके साथ, बदले में आप क्या है वहां से मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड पिंग। राइट? तो पिंग का मतलब यहाँ क्या है? आप अपने डिवाइस से जब भी पिंग कराते हो किसी आईपी के साथ, तो वहां पे आपको इन बैकएंड क्या है, एक हेलो पैकेट सेंड होता है, उस डिवाइस को रिसीव होता है, और अगर उसे रिसीव होता है तो बदले में वो वहां से क्या है, एक रिसीविंग पैकेट, यानी वो भी अपना हेलो पैकेट भेजता है। तो वो हमें जैसे रिसीव होता है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा कनेक्शन उस डिवाइस के साथ इस्टेब्लिश हो रहा है। तो जब ये चीज जो हो रही है कि आपको नेटवर्क के अंदर दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, उनका एक तरीके से जो हेलो पैकेट ले जाना और वहां से जो वो अपना एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं वो रिसीव करना, एंड उसके अलावा अगर कभी एरर आ रहा है, कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो उस एरर मैसेज को, या आपका जो ऑपरेशनल मैसेज है उसे जनरेट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? आईसीएमपी। ठीक, आईजीएमपी क्या करता है? इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इसका यूज कब होता है? जब आप अपने नेटवर्क के अंदर अगर कभी भी कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो किसी ग्रुप के अंदर, तो उसके पीछे वहां पे प्रोटोकॉल कौन सा होता है? आईजीएमपी। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप व्हाट्सएप पे जब आप एक साथ किसी ग्रुप पे मैसेज भेज रहे हो, आपने कोई एक ग्रुप बनाया, एंड उस ग्रुप के अंदर जब भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो या कुछ भी आप डेटा सेंड कर रहे हो, तो उसके पीछे प्रोटोकॉल कौन सा है? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल, सपोज हमारे 100 मेंबर्स अवेलेबल है, सो 100 मेंबर्स के पास में जो एक साथ आपके डेटा को पहुंचा रहा है, वो कौन है? आईजीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक, बताओ इन चारों में। सर एआरपी फिर से बता दीजिएगा। हाँ, ईआरपी का देखो काम क्या है ना, कि आपकी आइडेंटिटी मतलब जो मैक एड्रेस है, उस मैक एड्रेस के साथ, जैसे मैं हाँ। इसका अगर एक एग्जांपल दूं, सपोज आपने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया, एंड इस नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, एक हमने राउटर लगाया, एक हमने ये स्विच लगा लिया, एंड हमने यहाँ पे कुछ पीसी लगा लिया। ठीक, अब मैंने इस पीसी का आईपी मान लेते हैं, इसका जो आईपी है वो 10.1 है, इसका 10.2। ठीक, अब आप स्विच से जुड़े हुए हो डायरेक्ट, दैट मीन स्विच को पता है कि मेरा जो 10.1 है वो मेरे पोर्ट नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है, एंड टेन हम्म। डॉट टू जो है वो मेरे पोर्ट नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, अब ये जो 10.1 और 10.2 है, वो एक्चुअल में स्विच को क्या पता होता है? स्विच को कभी आईपी समझ नहीं आता। स्विच को कभी भी आईपी समझ नहीं आता। स्विच को क्या समझ आता है यहाँ पर? मैक एड्रेस। स्विच के अंदर एक टेबल बनती मैं। है जिसका नाम होता है कैम टेबल। कैम टेबल के अंदर क्या रहता है? मैक एड्रेस। जितने पीसी जुड़े हैं उसके मैक एड्रेस है, उसे ये पता है कि 1 नंबर पे जो है वो मेरा यहाँ पर ये वाला जो पीसी लगा है उसका जो भी मैक है वो जुड़ा है। 2 नंबर पे जो दूसरा वाला पीसी है उसका जो भी मैक एड्रेस है वो जुड़ा हुआ है। और जो मैक एड्रेस है ना वो हमेशा ग्लोबली यूनिक होते हैं। मीन्स पूरी पूरी दुनिया के अंदर एक मैक एड्रेस सिर्फ एक सिस्टम में हो सकता है, वो कभी भी सेम नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। आईपी हम्म। एड्रेस सेम होते हैं, बट आपको कभी भी मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। तो आपके स्विच को यहाँ क्या पता लग रहा है? ठीक है, ये मैक जुड़े हुए। अब आप डेटा जो भेजते हो, आपने यहाँ क्या किया, आपने यहाँ 10.1 को जो है सेंड किया डेटा 10.2 के पास, ये पहुंचा यहाँ पे स्विच के पास कि ठीक है 10.2 पे भेजना। अब आपने यहाँ तो भेज दिया, बट यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि ये कन्वर्ट कराए, जो इसके लिस्ट में तो मैक है,
ये पता कौन लगाए कौन से मैक एड्रेस पे कौन सा यहाँ पे जो है वो आईपी पड़ा हुआ है। तो इसलिए बैकएंड में आपकी डिवाइसेस में ईआरपी देखो कहाँ रहता है, ईआरपी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रहता है। ईआरपी जो आप स्विच पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम आईओएस होता है, उस पर भी रहता है। यानी ये प्रोटोकॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे, ये कहेंगे स्विच बोलेगा तो बोले मेरे पास तो ये वाला आईपी है 10.1, अब मुझे तो मेरी टेबल में तो है नहीं 10.1, तो मुझे कोई ऐसा है जो मुझे बता सके ये 10.1 मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये प्रोटोकॉल क्या करेंगे, इसके बाद दो पीसी है, इन दोनों के पास कम्युनिकेट करेगा, इनसे पूछेगा तो ये बताएंगे कि इनका ईआरपी जो है वो इनका ईआरपी क्या चेक करेगा। बोले देखो मेरा मैक एड्रेस ये है और मेरा आईपी है। बोले आपका डेटा किसका आया, 10.2 का आया, ठीक है 10.2 दूसरा वाला बोलेगा मेरे पास। तो ये किसने कन्वर्ट कराया आपस में, जो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का जो एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा मैक एड्रेस किसके साथ में कनेक्टेड है, वो यहाँ पे ईआरपी कर रहा है। एंड वो स्विच को बताएगा कि ठीक है ये मेरे पास है 10.2 और मैं आपके 2 नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड हूँ। तो स्विच क्या करेगा, ठीक है ये डेटा आप लो रख लो। राइट, जैसे अभी मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, एक वैसा एग्जांपल लें, एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 स्टूडेंट हैं और सबके रोल नंबर डिफर डिफर, रोल नंबर की स्टार्टिंग जो है 100 से हुई है, 200 पे एंड है। अब यहाँ पे क्या होता है, आज जो है सपोज किसी एक स्टूडेंट की जिसकी रोल नंबर 120 है, उसका कुछ ऐसा इशू है लाइक उसकी फीस जमा नहीं, उसकी फीस जमा नहीं है, तो उसे सीधा सा ऑर्डर आ गया कि जिसकी फीस जमा नहीं है उसे क्लास में नहीं बैठ रही है। तो फिर यहाँ पे हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये 120 रोल नंबर है किसका, क्योंकि हम तो यहाँ पे स्टूडेंट को किससे जानते हैं, उनके नाम से, बट मुझे नहीं पता कि ये 120 किसका है। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मेरा वो डेटाबेस जिसमें ये एंट्री हो रखी है कि आईपी एंड आपका जो मैक एड्रेस है, मतलब आपका रोल नंबर एंड जो उसका नाम है, वो एंट्री है, तो मैं वहां चेक करूंगा 120 किसका है, बोले ठीक है इसका है, ओके इसको बाहर निकाल दो। तो ये जो चीज हो रही है, जो रूल्स डिफाइन है कि हाँ ऐसे ऐसे चेक करना है कौन से डेटाबेस में कहाँ मिलेगा, तो वो चीज क्या कहलाती है हमारे पास यहाँ पे, एआरपी। अभी बताओ। हाँ सर, आप समझिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लेना, हटा दो। हाँ सर। नेक्स्ट लेयर इज होस्ट टू होस्ट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर, और वी कैन से ट्रांसपोर्ट लेयर। सो इस लेयर का जो यूज होता है मेन, वो क्या होता है आपके एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए। एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए एंड यही जो लेयर है वो क्या करती है कि आपके जो सारे पैकेट है ट्रांसपोर्ट का, देखो मतलब सिंपल से क्या होता है कि सपोज मुझे क्या करना था यहाँ से, जैसा हम एक एग्जांपल ये लेते हैं इसी चीज का, हमने क्या किया कि ये हमारे पास एक यहाँ पे बरेली के अंदर कोरियर ऑफिस है, ठीक कोरियर ऑफिस है, एंड मुझे यहाँ पे कहाँ सेंड करना है, दिल्ली के अंदर एक कोरियर ऑफिस है, वहां पे अपना कुछ डेटा है जो कि सेंड करना है। एंड मैं डेटा को सेंड करने के लिए बरेली से जब सेंड करने जाऊंगा, तो उससे पीछे जैसे हमने क्या था कि हमने सबसे पहले यहाँ जो लेयर देखी थी वो हमने नेटवर्क एक्सेस लेयर देखी थी। यानी हमारा जो पैकेट है जो हमें सेंड करना है, उस पैकेट पे जो भी चीजें हैं लाइक उसकी पैकिंग वगैरह से लेकर जो सब चीजें हैं, वो हमने यहाँ मैनेज की। एंड इसे जाने के बाद हमने इन्हें दे दिया। इन्हें हमने देने का मतलब क्या है, इन्हें हमने दे दिया किसे, इंटरनेट लेयर को। इंटरनेट लेयर है ये, इंटरनेट लेयर ने क्या किया, राउटिंग देखी कि अच्छा बरेली से दिल्ली भेजना है तो मैं कौन सी वाली मतलब रास्ते से भेजूं, या फिर मेरे कौन सी ऐसी जो ट्रांसपोर्ट यानी कौन सा ऐसा व्हीकल है जो वहां पे जा रहा है, ऐसी कोई मेरे पास ट्रक है या फिर जो भी है, मैं किससे भेज रहा हूँ। अब इसके बाद जो ये उस ट्रक को सपोज हम मान लेते हैं कि ये किसी ट्रक के थ्रू जो है वो चीज भेज रहे हैं, तो ये ट्रक है ये क्या है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो इसकी जिम्मेदारी क्या है कि पहला तो यहाँ पर जो आप पैकेट रखोगे ये सारे, इन्हें पता है कि ये दिल्ली में पहुंचाना है, तो ये उसे क्या करेंगे सीक्वेंस में अरेंज करवाएंगे। बोले दिल्ली के 100 ये हैं, या उसके अलावा रास्ते में भी कहीं अगर डिलीवर करना है तो उसके अलग उन्होंने सीक्वेंस में लगा लिए, कौन सा कहाँ डिलीवर करना है वो। इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि ये जो सारे के सारे पैकेट है वो इन्हें बरेली से लेकर दिल्ली तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब बरेली से लेकर दिल्ली तक का जो कम्युनिकेशन है वो करवा रहे हैं यहाँ से वहां पहुंचाने की।
बीच में क्या हो रहा है वो सारा का सारा मैटर इनका है। एंड ये यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी जिम्मेदारी है कि ये विदाउट एनी एरर जो है वो आपको लास्ट में पहुंचा सके। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी, एंड यहाँ पर दूसरा प्रोटोकॉल जो है वो है यूडीपी। ये दो प्रोटोकॉल यहाँ यूज होते हैं, जिसमें टीसीपी जो है वो आपको रिलायबल माना जाता है। रिलायबल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो है वो कनेक्शन बना के रखता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। यानी कि अगर इसने क्या किया कि कनेक्शन बनाया किसी डिवाइस के साथ, तो जब तक पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा ये कनेक्शन आपको ब्रेक नहीं करेगा। जबकि यूडीपी क्या है, वो कनेक्शन लेस होता है। ये क्या करता है, ये कभी कनेक्शन नहीं बनाता। एक पैकेट सेंड किया, कनेक्शन खत्म, फिर से दूसरा पैकेट सेंड किया, फिर से कनेक्शन खत्म। यानी हर पैकेट पे बार बार कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। दूसरा, यहाँ पर हर चीज के फायदे नुकसान है। यहाँ पर क्या, टीसीपी में आपने जो है कनेक्शन बना के रखा है तो रिलायबल है, बट यहाँ पे क्या आपको डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड या फिर नंबर ऑफ यूजर एट अ टाइम जो है वो कम रहेंगे। जैसे आपका जो सर्वर है मान लेते हैं, या फिर आपकी जो डिवाइस है उसका लोड है कि वो एक टाइम पर जो है 100 यूजर को ही कनेक्ट करवा सकते। तो अगर 100 ने मान लो कि 2-2 जीबी की फाइल भेज दी, और इन 2 जीबी की फाइल में उन्हें जो है 30 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 30 मिनट तक आपके 100 यूजर ही कनेक्ट होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि आपके नेटवर्क पे लोड हो गए। जबकि यहाँ पे क्या, यूडीपी में क्या पैकेट वाइज चल रहा है। एक साथ 100 की जगह आपको उससे ज्यादा भी कनेक्ट हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। बट क्या होगा, बस सबके में थोड़ा क्या होगा, पहले जिसका पैकेट सीक्वेंस में होगा वो सेंड होता रहेगा। यानी पहले फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ऐसे करके 1000 नंबर तक चला गया, फिर वन से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ कनेक्शन नेटवर्क बिजी नहीं हो रहा है, वन बाई वन सेंड करता है। तो वो चीज यूडीपी में काम करती है। एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको टीसीपी का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, आपको यहाँ पर यूट्यूब है। ये यूट्यूब काम करता है, वो आपको यहाँ पे किस पे काम करता है, टीसीपी। यूट्यूब में आप क्या करते हो, पहला तो ये क्या है, आपको कनेक्शन बना के रखता है। आप कभी देखना, अगर आपका इंटरनेट बंद भी कर दो यूट्यूब चलते हो, तो क्या है, वो क्या करता है, चेक करता रहता है उसे। पहले बहुत देर चलाने की कोशिश करेगा उसे, कनेक्शन ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर आप कुछ देर के बाद, कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद ऑन कर देते, तो वहीं से कनेक्शन बना ले। ठीक, दूसरा क्या करता है, यूट्यूब में कभी वीडियो चलाओ तो वो क्या करता है, वो बाइट स्ट्रीम करता है। मतलब आपने अगर 1 मिनट की वीडियो देखी है और आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो 1 मिनट के आगे की लगभग जो है 1.5 मिनट 2 मिनट की वीडियो अपने आप पहले से वहां पर एक तरीके से मतलब डाउनलोड में होती है। इंटरनेट बंद भी हो जाए तब भी उतनी चलेगी। अगर कभी ध्यान दिया हो, नीचे रेड चल रही है, साथ में वाइट आ गया, अपने आप बढ़ जाता है। दिया है कभी ध्यान यूट्यूब पे? हाँ सर दिया। हाँ, तो वो चीज क्यों हो रही है, बाइट स्ट्रीम कर रहा है। जबकि कनेक्शनलेस यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो आपकी जितने वीडियो कॉलिंग ऐप है, या फिर अभी जो हम जूम चला रहे हैं, ये भी किस पे, यूडीपी पे चलता है। तो यहाँ पे क्या, आपको कोई रिलायबिलिटी नहीं है। मैं जितना बोल रहा हूँ पैकेट सेंड हो रहा है। अभी बीच में अगर हल्का फुल्का नेटवर्क का इशू आएगा, मेरी आवाज आप तक जाना बंद हो जाएगी, या आपकी आवाज मुझ तक आना हम्म। बंद हो जाएगी, जो हमारे साथ कई बार हो जाता है। राइट, क्यों हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन लेस है। दूसरा, बाइट स्ट्रीम कोई है नहीं। कनेक्शन अभी कट हुआ तो अभी कट जाएगा, दोबारा कनेक्ट करवाओ। ऐसा कोई नहीं है कि एरर रिकवरी करे या कोई अलग से चेक करे। कनेक्शन गया तो गया। वैसे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करती है, बट ये एक पॉपुलर है जो हम सब ने यूज की हुई है। ठीक, क्लियर ना? हाँ सर। ठीक, लास्ट लेयर है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, जो ये लेयर है वो आपका क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है बाकी सारी लेयर को आपकी एप्लीकेशन से। तो हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम के ऊपर, हम जब सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, हम वहां पे कोई ना कोई एप्लीकेशन चला रहे होते हैं। लाइक जैसे मैं अभी जूम चला रहा हूँ, तो जूम क्या है, मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन है। ये किस पे चल रही है, एप्लीकेशन लेयर पे चल रही है। या आप कुछ भी चला रहे, यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब भी क्या है, एक एप्लीकेशन है। कहाँ चल रहा है, एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है। एंड वो क्या कर रहा है, आगे डेटा ट्रांसफर कर रहा है। मैं जूम से, यहाँ से मैं अभी आपको क्लास ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना डेटा ट्रांसफर करना, अपनी वॉइस कर रहा हूँ, एंड अपना जो यहाँ पे स्क्रीन है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। सो वो क्या हो रहा है, मैं आगे की लेयर को यहाँ पे एक तरीके से प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आगे जो मेरे यहाँ पर लेयर अवेलेबल है, लाइक आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, या आपकी इंटरनेट लेयर है, या नेटवर्क एक्सेस लेयर है, उसे डेटा दे रहा हूँ, यहाँ यहाँ से लो और वहां तक आप तक पहुंचाओ। एंड आपकी यही लेयर वहां पे रिसीव कर रही है वो चीज। और एट द एंड में क्या है, आप भी कहाँ पे रिसीव कर रहे हो, एप्लीकेशन लेयर पे रिसीव कर रहे हो। तो एप्लीकेशन लेयर सिंपल कह सकते हैं, पहला तो यूजर इंटरफेस लेयर, यानी यूजर हमेशा इसी पे काम करता है। दूसरा, यही वो लेयर है जो कि बाकी सारी लेयर को डेटा प्रोवाइड करती है, जिससे कोई भी जो यूजर है वो इसे यूज कर पाए। एंड यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होते हैं वो, अगर कॉमन प्रोटोकॉल्स देखें, जैसे एच है,
जब भी आप कोई ब्राउजर चलाते हो वहां पे HTTP या फिर HTTPS यूज होता है। इसके अलावा आप अगर कोई डाउनलोडिंग कर रहे हो ओवर द इंटरनेट या फिर अपलोडिंग कर रहे हो तो वहां पे FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर आप कभी मेल यूज करते हो तो मेल की सेंडिंग के लिए जो है वहां पे SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। आप कभी अगर रिमोट पे वर्क करते हो तो वहां पे आपको टेलनेट प्रोटोकॉल यूज करता है। या फिर अगर आप कभी क्या करते हो कि किसी IP के थ्रू या किसी नेम के थ्रू, जैसे आप google.com डालते हो, google.com से हम गूगल के सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो नेटवर्क में क्या चलता है IP, बट हम डाल के आ रहे हैं नाम google.com। इन्हें कन्वर्ट कौन कराता है? DNS, डोमेन नेम सर्वर। इसका काम क्या होता है कि आपके IP को, क्यों जैसे होता है ना, आप अपने मोबाइल में क्या करते हो, आप किसी का नंबर जो है वो नाम से सेव कर लेते हो। अब आप जब किसी का नंबर जो है वो नाम से सेव कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपके सिम को या आपके नेटवर्क को नाम समझ नहीं आता, उन्हें क्या नंबर समझ आता है। कॉल हमेशा नंबर पे लगती है, बट आपने सेव नाम किया है। तो वो जो आपके नाम को, आप नाम पे जैसे ही कॉल के लिए क्लिक करते हो वो ऑटोमेटिक नंबर में कनेक्ट कर देता है, नंबर पे कॉल लगा देता है। तो वो चीज यहाँ पे क्या काम कर रही है? DNS का, कि यहाँ जब भी आप डेटा सेंड करते हो google.com, डिवाइस को तो IP समझ आता है, कन्वर्ट कौन कर रहा है? आपका DNS। ठीक, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। बताओ अभी इतना हाँ तो समझिए। क्लियर है इतना? हाँ। ठीक है, तो ये हमने TCP/IP देखा यहाँ पे। आज के सेशन में हम इतना रखेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन में मंडे को हम क्या करेंगे, इसमें IP एड्रेस के बारे में देखेंगे।